हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दलहनी फसलों की बात करेंगे। अभी हमने अनाज वाली फसलें पढ़ी थी। अनाज में सीरियल पढ़े, मिलेट्स पढ़े, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा प्रदान करने वाली फसलें पढ़ी हमने। जो हम अपने भोजन लेते हैं उसमें ऊर्जा प्रदान करने वाली फसलें तो पढ़ ली हमने, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसलें तो पढ़ ली हमने। अब हमको दाल प्रदान करने वाली फसलों के बारे में पढ़ना है, पल्सेज पढ़नी है, लेग्यूमिनेसी पढ़नी है। लेग्यूम, जिनकी जड़ों में लेग्यूम ग्रंथियां पाई जाती है, की जड़ों में नोड्यूल पाए जाते हैं, जिनकी जड़ों में गुलाबी रंग की ग्रंथियां पाई जाती है, और जिसके कारण से वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और वो जड़ों में सहजीवी के रूप में, पौधों के सहजीवी के रूप में किस प्रकार से सहजीवन करती है, राइजोबियम जीवाणु, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो और दलहनी फसलों में हमारे राजस्थान का क्या स्टेटस है, भारत देश में कितनी दालें होती है, उनमें हमारे राजस्थान क्या योगदान करता है दालों के मामले में, क्योंकि दालों के मामले में आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है। क्योंकि जहाँ पर 80 ग्राम एक आदमी को दाल की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब एक आदमी को रोजाना प्रतिदिन 80 ग्राम दाल की आवश्यकता है, और वहीं हमारे देश में अभी भी 40 ग्राम ही दाल उपलब्ध हो रही है। दूध के मामले में हमारा देश भी सफिशिएंट है और राजस्थान भी बहुत सफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा दूध हो रहा है, उल्टा है अपने यहाँ राजस्थान में, तो भारत में भी ज़्यादा दूध हो रहा है। दूध के मामले में ओवर सफिशिएंट हम लोग हैं, खूब उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है, अनाज भी पर्याप्त हो रहा है। तो दालों के मामले में पिछड़े हुए हम इस प्रकार से। तो दालों में कैसे पिछड़े हुए हैं, किस प्रकार खेती होती है, कौन कौन सी दालें फसलें पढ़ेंगे हम, वो हम चर्चा करने वाले हैं आज की फसलों में। तो आज मूंग पढ़ेंगे हम, और मूंग पढ़ने से पहले हम दलहनी फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। पल्सेस क्रॉप, कॉमन बात करते हैं कि आखिर दलहनी फसलें क्या है। लेग्यूमिनेसी फसलें, लेग्यूम, देखो लेग्यूम क्या होते हैं। ये लेग्यूम होती है दलहनी फसलों की जड़ों में, ये पौधा होता है दलहनी फसल का, तो दलहनी फसलों की जड़ें होती है, उनकी जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथियां, गांठें पाई जाती है, उनको, ऐसी फसलों को बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। और ये गांठें काहे की होती है भैया, राइजोबियम जीवाणु बनाता है। कौन बनाता है? राइजोबियम जीवाणु बनाता है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसल के पौधे के साथ क्या करता है? सहजीवन करता है। क्या करता है? सहजीवन करता है। वो सहजीवन कैसे करता है? देखिए आप, ये जो राइजोबियम जीवाणु है ये जड़ों में रहता है, यहाँ पर इसको रहने के लिए जगह मिलती है। पौधा तो इसको रहने के लिए जगह दे रहा है, इसके लिए भोजन दे रहा है, इसको जल दे रहा है, पौधा दे रहा है। अब राइजोबियम उसके बदले क्या दे रहा है इसको? राइजोबियम पौधे को रहने और खाने के बदले दे रहा है नाइट्रोजन। क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। क्योंकि पौधा नाइट्रोजन तो ग्रहण कर नहीं सकता, सीधी नाइट्रोजन थोड़ा ले सकता है पौधा। भाई वातावरण में तो 68% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, तो क्या नाइट्रोजन को फिर भी पौधा ग्रहण नहीं कर सकता? पौधा तो नाइट्रोजन को जड़ों से ग्रहण करता है, और वो नाइट्रेट के रूप में या अमोनिकल के रूप में ग्रहण करता है। तो पौधा, ये जो राइजोबियम है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। कहाँ में बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है, और फिर पौधा इसको आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो हुआ कि नहीं हुआ सहजीवन? इस प्रकार से यह एक राइजोबियम और दलहनी फसलों का सहजीवन होता है, और इससे पौधे को नाइट्रोजन मिलती है। इसलिए हम नाइट्रोजन की मात्रा दलहनी फसल में डालते भी कम है और मिलती भी ज्यादा है। प्रोटीन के रूप में संग्रहित होती है दालों में प्रोटीन होती है, नाइट्रोजन तो होती है वो, तो मनुष्य को खाने को मिलती है। तो इस प्रकार से लेग्यूमिनेसी फसलों को पढ़ेंगे हम, और लेग्यूमिनेसी कहें, चाहे पल्सेस क्रॉप कहें, चाहे इस प्रकार से, तो इनके बारे में अपन लेते हैं एक एक करके। क्या बिंदु है, चर्चा करते हैं इनकी। पल्सेज आर नोन एज स्मोदर क्रॉप। सारी दलहनी फसलें स्मोदर क्रॉप कहलाती है। स्मोदर क्या होती है? स्मोदर होती है दम घोटने वाली, खरपतवारों का दम घोटने वाली। एक्चुअल में क्या होता है, ये दलहनी जो फसलें होती है, ये भूमि पर एक आवरण बना लेती है, फैलती है, आवरण बनाती है, खरपतवारों को पनपने नहीं देती है, उनका दम घोट देती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्मोदर क्रॉप कहते हैं। सारी दलहनी फसलों को स्मोदर क्रॉप कहा जाता है। इसके बाद हम जो है, ये क्वेश्चन भी खूब आता है, अंकुरण की बात करेंगे। दालों में अंकुरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कुछ दालों में तो एपीजियल अंकुरण होता है, और कुछ दालों में
हाइपोजियल अंकुरण होता है। और अंकुरण को समझने के लिए मैं आपको एक अगली स्लाइड में लेकर चलता हूं। देखो इस स्लाइड में बहुत अच्छा आपको अंकुरण समझ में आएगा, डायग्राम में है। दालों में दो प्रकार का अंकुरण होता है, कुछ दालों में एपीजियल अंकुरण होता है, कुछ दालों में हाइपोजियल अंकुरण होता है। हालांकि और सब में, अनाजों में, तेलों में, सब में तो हाइपोजियल ही अंकुरण होता है। ये केवल दालों की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि कुछ दालों में एपीजियल अंकुरण भी होता है, इसलिए हमको दोनों चीज समझनी पड़ेगी यहां पर, एपीजियल और हाइपोजियल। तो खरीफ की दालों में मुख्य रूप से एपीजियल अंकुरण होता है। और ये होता क्या है इसको समझते हैं अपन। एक्चुअल में क्या होता है, जो दाल होती है, दाल के जो बीज होता है, बीज में बीज पत्र होते हैं, दाल में बीज पत्र होते हैं 2, और अन्य में चाहे वो हमारी बात करें आप, गेहूं की बात करें आप, बाजरे की बात करें, मक्का की बात करें और ज्वार की बात करें, तो दाना एक होता है, बीज पत्र भी एक ही होता है। तो इनमें जिनमें 2 बीज पत्र होते हैं या दलहनी फसलों में क्या होता है कि देखो इस प्रकार ये बीज बहुत, जब ये भूमि है, मिट्टी है और नीचे अंदर बो दिया इसको अपन ने, बीज को बो दिया, बीज के बाद अंकुरण होता है, अंकुरण के बाद पहले इसकी जो है जड़ें निकलती है, जड़ निकलने के बाद ये बीज है, ये देखो ये बीज ऊपर जा रहा है, ये पता ना इसको खींच कर ऊपर की तरफ दबाव लगा रहा है, ये तो ऊपर बाहर निकल, फिर ये स्टैंड करके बाहर निकाल देता है। बीज पत्र बाहर आ गए भैया, मूंग, उड़द, मोठ, चंवला, सब में इस प्रकार से बाहर आ जाते हैं बीज पत्र, और बीज पत्र बाहर आकर फिर पत्तियां निकल जाती है और ये गिर जाते हैं। इस प्रकार से अंकुरण के दौरान बीज पत्रों का बाहर आना एपीजियल अंकुरण कहलाता है। कैसा अंकुरण कहलाता है भैया? एपीजियल। इसको हिंदी में कह सकते हैं ऊपरी भूमिक, भूमि के ऊपर आना, बीज पत्रों का भूमि के ऊपर आना, एपीजियल। किसका ऊपर आना? बीज पत्रों का। किसका? बीज पत्रों का भूमि के ऊपर आ जाना। इस प्रकार के अंकुरण को ऊपरी भूमिक एपीजियल अंकुरण कहते हैं। और दूसरा, जिन बीजों के बीज पत्र नीचे रह जाते हैं, प्रांकुर निकल गया और मूलांकुर निकल गया, निकल रहे अपने अपने बीज यहीं पर है, अंदर ही है, तो इसको कहते हैं हाइपोजियल, अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंकुरण में आप ये समझ में आया आपके, एपीजियल और हाइपोजियल। अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा था आपको, ये जो वर्ड है ना यार, ये एपी, ये हाइपो, ये वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए आपको एक्चुअल में। ये कई जगह काम आएंगे आपको, यही नहीं कई जगह काम आएंगे। देखो हाइपो, हाइपो किस चीज के आगे लगा दो हाइपो, किस चीज के लगा दो हाइपर, हाइपो या आइसो, कई जगह काम आएंगे। हाइपो, हाइपर, आइसो। हाइपो का मीनिंग होता है नीचे, हाइपो का मतलब होता है कम, थोड़ा, हाइपो है। हाइपर का मतलब होता है अधिक, क्या होता है? अधिक। आइसो का मतलब होता है समान। जैसे दो घोल है, एक गाढ़ा घोल है और एक पतला घोल है? और उनको जो ये जल अवशोषण में काम आता है टर्म, जल अवशोषण जब करती है, जो मूल रोम होता है जड़ में, तो वहां पर बाहर जो पानी होता है और मूल रोम के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, तो उनकी दोनों की सांद्रता में अंतर होता है, तभी तो जल अवशोषण होता है? तो वहां पर काम आता है हाइपो, जैसे कहें हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी कम सांद्रता का, हाइपरटोनिक यानी अधिक सांद्रता का, हाइपरटोनिक अधिक सांद्रता का, आइसोटोनिक यानी समान सांद्रता का, समान सांद्रता का है। तो हाइपो, हाइपर, इन वर्ड का मीनिंग में समझाना चाह रहा था कि इस प्रकार से जो वर्ड जैसे उपसर्ग प्रत्यय लगते हैं ना, वैसे ही ये शब्द है हाइपर, हाइपो, आइसो। तो इनके शब्द के मीनिंग अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा इधर भी देखो आप, एपी है, एंडो है, मीजो। एपी का मतलब बाह्य होता है, बाह्य, बाह्य आ गया ना, ऊपरी, ऊपर या बाह्य। एंडो अंदर, अंत है। मीजो बीच में, मध्य, मध्य होती मीजोफिल, एंडोफिल, एंडोडर्मिस, एपीडर्मिस है, एपीजियल। एपी का मतलब क्या होगा? बाह्य, ऊपरी। एंडो का मतलब क्या होगा? अंदर, अंत। मीजो का मतलब क्या है? मध्य में, बीच में। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आपको याद रखेंगे तो आपकी ये नोट डाउन कर लें इनको इस प्रकार से, तो आपको कहीं भी हाशिए के ऊपर लिख लें इनको,
तो आपको काम आएंगे कहीं पे। तो हम बात कर रहे थे अंकुरण की, वापस वहीं चलते हैं अपन। तो यहां पर अंकुरण को हम समझने करेंगे। यहां मैं बता रहा, रटने का एक तरीका बता रहा हूं, बेसिक रटने का तरीका। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, मूंग में कौन सा अंकुरण होता है, एपीजीएल अंकुरण कौन कौन सी फसलों में होता है, निम्न में से कौन सी फसल में एपीजीएल अंकुरण होता है, निम्न में से कौन सी फसल में अधोभूमिक अंकुरण होता है। हिंदी में अंग्रेजी में दोनों पता होना चाहिए, तो उसका पहले तो मीनिंग आप पता होना चाहिए आपको, है तो उसका अर्थ समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यह लिखा हुआ है, सभी खरीफ की फसलों में, थंब रूल है एक, ये बताया बनाया मैंने आप खुद ने, सभी खरीफ की फसलों में एपीजीएल अंकुरण होता है। ये रटने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। सभी खरीफ की फसलों में एपीजीएल अंकुरण होता है, ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है। ऊपरी भूमिक यानी बीज पत्र ऊपर निकलते हैं सभी खरीफ की दालों में। खरीफ की दालों में मूंग, मोठ, उड़द, चौड़ा है और बस कोई अरहर है, परंतु उसका अपवाद है अरहर और मूंगफली। सभी खरीफ की फसलों में ऊपरी अंकुरण होता है सिवाय अरहर और मूंगफली के। रटने के साथ ये अपवाद भी याद रखना है, समझ गए क्या? सभी खरीफ की दालों में, सभी खरीफ की फसलों में नहीं, सभी खरीफ की दालों में ऊपरी भूमिक एपीजीएल अंकुरण होता है सिवाय अरहर और मूंगफली के। रटना है इसको, है? इसी प्रकार से दूसरा क्या है, सभी रबी की दालों में अधोभूमिक अंकुरण होता है सिवाय राजमा के। और रबी की दालों में क्या होती है, चना और मसूर। एक राजमा भी होता है जो राजमा अपवाद हो गया है। सभी रबी की दालों में हाइपोजीएल अंकुरण होता है, अधोभूमिक अंकुरण होता है सिवाय राजमा के। ये दोनों थंब रूल आपको रट लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा भैया अंकुरण का। चलो अब अपन बात करते हैं स्टेटस की। दालों में क्या स्टेटस है हमारा, दालों में क्या स्टेटस है हमारे राजस्थान का। देखो, भारत में दालों का क्षेत्रफल है 24 मिलियन हेक्टर। हमारे भारत देश में 24 मिलियन हेक्टर में दालें उगाई जाती है। ये मिलियन का मतलब है, पता है कि नहीं आपको, या समझ लेना आपको। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। इसको लाख में लिखूं अगर तो 240 लाख हेक्टर हो गए। भारत देश में 240 लाख हेक्टर क्षेत्र में दालें उगाई जाती है, समझ गए। ऐसे ही दालों का उत्पादन कितना होता है, 23.40 मिलियन टन दालें होती है, या 234 लाख टन भी कह सकते हो इसको, है दालें होती है। इसी प्रकार से राजस्थान की बात कर लें अपन, 47.54 लाख, ये लाख में, ये मिलियन में नहीं है। इसको मिलियन में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 47 को 4.75 कर देंगे। ये ध्यान रख लो आप, मिलियन हो जाएगा ये, 4.75 कर देंगे ना तो मिलियन हो जाएगा। तो आपको यहां पर देखो, यहां मिलियन है या लाख है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भारत के जो डेटा है, अधिकांश डेटा, सारे डेटा भारत के, तो सारे डेटा किताबों में, लिटरेचर में, परीक्षाओं में मिलियन में ही लिखे जाते हैं। जबकि राजस्थान में अधिकांश, क्या सारे डेटा आपको कहीं भी किताब खोल के देख लो, लाखों में उपलब्ध होंगे, लाखों में पूछे जाते हैं। परंतु चूंकि अपन तैयारी कर रहे हैं, हमको कंफ्यूजन लाख मिलियन में, लाख में संबंध पता होना चाहिए। कोई घुमाने के लिए लाख में पूछ ले, मिलियन में पूछ ले, हमको ये याद। आपने कभी देखा होगा अधिकांश परीक्षाओं में जो पहला क्वेश्चन आता है राजस्थान के क्षेत्रफल का आता है, और उसमें लाख और मिलियन के चक्कर में ही वो क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, लाख, मिलियन और किलोमीटर और हेक्टर, दोनों वहां भी है। वर्ग किलोमीटर भी पूछ सकता है और अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से हेक्टर भी पूछ सकता है। हेक्टर वर्ग किलोमीटर में संबंध पता होना चाहिए। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास समझाया था, आपको है कुछ भी नहीं है। एक बात समझ में आने के बाद दिक्कत नहीं है, समझना जरूरी है बस। तो ये दालों का हमारा स्टेटस है, मतलब करीब हमारे देश की दालों की बात करें ना, उत्पादन की, तो हम देखो 23 में इसका करें तो करीब 15% दालें हमारा राजस्थान पैदा करता है भारत की। कितनी? 15% दालें राजस्थान पैदा करता है भारत की। ये स्टेटस भी होना चाहिए। अब दालों के मामले में हमारा देश थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी दाल हमको चाहिए, हमारे नागरिकों को चाहिए, हमारे ह्यूमन बींग को चाहिए, उतनी दालें पैदा नहीं हो रही है।
वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल की आवश्यकता तो होती है 80 ग्राम, जबकि हमारे भारत देश में दाल उपलब्ध हो रही है 40 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो दालों में हम पिछड़े हुए हैं, ध्यान रखें आप। और एक बात और, देश की जितनी भी दालें होती देश में दालों में है क्या? रबी में तो चना और मसूर, और खरीफ की बात करें मूंग, उड़द, मोठ, चौड़ा, और क्या बचा? और भी कोई बचा हुआ? परंतु सारी बारानी करते हैं, कोई सिंचित खेती नहीं करता दालों की, है केवल बारानी करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, देश का 90% दालें बारानी क्षेत्रों में होती है। बारानी का मतलब जानते हो ना आप? बारानी मतलब रेन फेड होती है, बरसात आधारित होती है, बरसात के ऊपर आधारित खेती को रेनफेड कहते हैं। बारानी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है शुष्क खेती नहीं है। बारानी का ध्यान रख लेना आप, शुष्क खेती तो वो होती है जो पानी की कमी में की जाती है, और बारानी खेती तो वो की जाती है जो बरसात के आधार पर की जाती है। तो बरसात ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो बारानी में शुष्क खेती में अलग अंतर है, ये भी ध्यान रखें साथ में। तो 90% उत्पादन बारानी क्षेत्रों से होता है। अब इसके बाद दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी ग्रंथियां, बिल्कुल दाल वाली फसलों में गुलाबी रंग की ग्रंथियां पाई जाती है, जो राइजोम की गांठें होती है, राइजोम की ग्रंथियां होती है। कभी आपने किसी चने का पौधा, मूंग का पौधा, उड़द का पौधा उखाड़ के उसकी जड़ों को पानी में धो लो, पूरी साफ कर लो, मिट्टी साफ करके, और सूरज के प्रकाश की तरफ ऐसे जड़ों को ऊंचा करके देखें आपको जो गांठें हैं ना, गुलाब गांठें जो उसकी राइजोबियम की, वो लाल लाल दिखाई देगी, लाल रंग होता है उसके अंदर। जैसे हम अंगुलियों को ऐसे सूरज की तरफ करते हैं तो हमारी अंगुलियों के बीच में से ललाई दिखती है ना, वैसे ही उसमें ललाई दिखती है। और इस ललाई का जो कारण है भैया, वो ललाई का कारण है लेग हीमोग्लोबिन। क्या कारण है? लेग हीमोग्लोबिन है ललाई का कारण है। इस गुलाबी ग्रंथियां हैं, गुलाबी ग्रंथियों का कारण है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है। इसके बाद है हमारा IIPR एक संस्थान है जो दालों पर अनुसंधान का कार्य करता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। कहां पर है? कानपुर में स्थित है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, जो कानपुर यूपी में स्थित है। एपीजियल और हाइपोजियल अंकुरण की बात हमने कर ली, बीज पत्र नीचे और ऊपर आ गए। अब हम चालू करेंगे एक एक करके फसल, और पहले आज हम लेने वाले मूंग। इसको बोलते हैं ग्रीन ग्राम। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम। उड़द को बोलते हैं ब्लैक ग्राम। मूंग का बॉटनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा। क्या नाम है? लेग्यूमिनेसी फैमिली है। लेग्यूमिनेसी कहां से बनी है भैया? लेग्यूम से बनी है। कहां से बनी है? लेग्यूम से बनी है। लेग्यूम होते हैं ना, इसमें जड़ों में ग्रंथियां होती है, वो लेग्यूमिनेसी है। जड़ों में ग्रंथियों से लेग्यूमिनेसी बना है। गुणसूत्र 24 होते हैं। उत्पत्ति स्थल क्या है भैया? भारत है। ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन वे भी लोग ने बताया है, भारत है। उड़द का भी, मूंग का भी, मोठ का भी भारत ही उत्पत्ति स्थल है। मूंग को शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता है। अलग अलग फसल को अलग अलग जलवायु आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से खेती करते हैं। गेहूं को ठंडे और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जौ को ठंडे और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, आपको चावल को गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म और नम। और ये शुष्क और नम चाहिए, शुष्क और नम। धान को क्या चाहिए? गर्मी भी चाहिए और नमी भी चाहिए। खरीफ तो होती है पर पानी भी चाहिए, है। तो अलग अलग फसलों के अलग अलग जलवायु, इसलिए मूंग के लिए शुष्क व गर्म जलवायु ध्यान रखेंगे आप, हैं। अब इसके बाद बात करेंगे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की। मूंग जब खाते हैं तो क्या क्या मिलता है, क्यों आवश्यक है मूंग खाना, है। मूंग में भैया दालों की बात करें तो दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंग में होता है। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंग में होता है। उड़द से, चौड़े से, लोबिया से, चौड़े को लोबिया कहते हैं, सबसे अरहर से, सबसे चने से, मसूर से सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंग से होता है। सोयाबीन से तो कम होता है। सोयाबीन तो तिलहनी दलहनी अलग फसल है, वो तो वंडर क्रॉप है, वो तो अलग चीज है। तो मूंग में प्रोटीन 25% होता है, 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1.3% वसा होती है। और प्रोटीन काहे से मिलकर बनते हैं? अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं,
हैं। तो किस किस प्रकार के अमीनो अम्ल, कई में बात करी अपन ने, मक्का में अमीनो अम्लों की बात की थी कि नहीं करी? ज्वार में जो प्रोटीन पाई गई थी उसमें तो कौन सा अमीनो अम्ल मिला? मक्का में कौन सा अमीनो अम्ल मिला? मक्का में तो कमी पाई गई लाइसिन की, और ज्वार में लूसिन की अधिकता पाई गई अमीनो अम्लों की, और उसी के कारण से बीमारियां हो गई। ज्यादा मक्का खाने से पेलाग्रा हो गया, ज्यादा ज्वार खाने से पेलाग्रा हो गया है। तो अमीनो अम्लों का भी बहुत महत्व होता है प्रोटीन में। तो यहां पर मूंग में प्रोटीन 25%, 60% कार्बोहाइड्रेट और 1.3% वसा है। इसके अलावा मूंग के बीजों को जब हम भिगो देते हैं और स्प्राउटेड, कई बार आपने देखा होगा सब जगह कहते हैं साहब मूंग के स्प्राउटेड खाने चाहिए, अपन खाते भी हैं। हमारे तो कई त्यौहार भी ऐसे हैं, हमारा एक त्यौहार है कुछ, उन त्योहारों पर मूंग को और उड़द को, इनको मूंग और चौड़े को भिगोकर उगाकर खाया जाता है। वो इसलिए खाया जाता है क्योंकि इनको भिगोने के बाद इनमें विटामिन बी और विटामिन सी और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं मानव शरीर को। तो विटामिन बी में तो राइबोफ्लेविन, थायमिन और विटामिन सी भी उपलब्ध हो जाता है भैया अंकुरित बीजों में। मूंग की खेती सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश में होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में खेती की जाती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में की जाती है। सबसे ज्यादा राजस्थान में मूंग नागौर में होता है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, भीलवाड़ा में उगाया जाता है। मूंग की खेती को खरीफ और जायद दोनों में कर सकते हैं। मूंग छोटी अवधि की फसल है। मूंग को कैच क्रॉप के रूप में भी उगाया जा सकता है। मूंग को अंतरा शस्य के रूप में भी उगाया जा सकता है। मूंग को मिश्रित शस्य के रूप में भी उगाया जाता है। कुछ किस्में ऐसी है जो कैच क्रॉप के रूप में ज्यादा अच्छी रहती है। मूंग की कैच क्रॉप क्या होती है अभी चर्चा करेंगे अपन। तो मूंग को खरीफ और जायद दोनों में उगाया जा सकता है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। अगर और बीज दर इसकी चाहिए, अगर अकेली बीज को मूंग अकेला ही उगाना है तो 15 से 20 किलो बीज चाहिए, और अगर किसी के साथ मिश्रित यानी ज्वार के साथ, बाजरे के साथ, मक्का के साथ मिश्रित शस्य करना है तो 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है। और राजस्थान में बहुत प्रचलित है शस्य, मिश्रित शस्य बहुत है, दालों खरीफ में तो बहुत है। बुआई जो है 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखी जाती है और 10 सेंटीमीटर पौधे की दूरी, और 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर मूंग के बीज को बोया जाता है। 4 से 6 सेंटीमीटर मूंग के बीज को गहराई पर बोया जाता है। उपज इसकी मिल जाती है भैया 8 से 10 क्विंटल मूंग मिल जाता है प्रति हेक्टर में। नाइट्रोजन उर्वरक और फास्फोरस तो कम ही डालते, नाइट्रोजन तो कम डालेंगे क्योंकि इसमें तो खुद राइजोबियम है, दलहनी फसल है। तो स्टार्टर के रूप में शुरू में पौधे की शुरू की वृद्धि के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे बस। बाकी 30 से 40 किलो फास्फोरस डाल देंगे। फिर तो नाइट्रोजन खुद बढ़ने लग जाता है उसके राइजोबियम के अंदर। कुछ जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है, विकसित जड़ों में ग्रंथियां विकसित होने के बाद नाइट्रोजन खुद निर्मित होने लगता है मूंग की फसल में। अब करेंगे भैया उन्नत किस्मों की बात। उन्नत किस्मों में गंगा 1, गंगा 8, RS4 के 851 बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी राजस्थान के लिए, जो जायद और खरीफ दोनों में उगाई जा सकती है। मम 2 राजस्थान पॉपुलर वेराइटी, S8 को मोहिनी कहते हैं, ML 131, ML 267, RMG 62, RMG 268, RMG 344, RMG 492। विभिन्न फसलों की किस्मों को याद करने का तरीका है, इनको अपनी जबान से बोल बोल कर पढ़ेंगे। बोल कर जबान से पढ़ेंगे तो आपके कानों में भी आवाज जाएगी, तो आपकी ज्यादा ज्ञानेंद्रिय काम करेगी, जल्दी होगी याद रहने की प्रवृत्ति बढ़ेगी उससे आपको। कुछ वैरायटी है देखो इंपॉर्टेंट। एक तो K851 वैरायटी है जो जायद में और खरीफ में दोनों में उगाई जा सकती है। ये कानपुर IIPR कानपुर से विकसित की गई है और इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल है। जायद में 60 से 65 दिन में होती है और खरीफ में 75 दिन में ये फसल हो जाती है। पूसा बैसाखी है, ये पूसा बैसाखी जो है टाइप 44 वैरायटी से ही विकसित की गई है चयन विधि द्वारा, पूसा बैसाखी। और ये भी खरीफ और रबी दोनों में खरीफ और जायद दोनों में होती है तथा 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। और पूसा बैसाखी जो किस्म है इसको कैच क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। अब ये कैच क्रॉप क्या होती है, कैच क्रॉप के बारे में थोड़ा बता दूं आपको मैं। कैच क्रॉप क्या होती है, देखो कैच क्रॉप कैच करना, पकड़ना। किसको पकड़ना, समय को पकड़ना। ये कैसे होता है, खरीफ की फसल में क्या होता है, बारहनी फसलें उगाते हैं, बरसात आधारित फसलें होती है। बरसात आ गई, हमने ये मान लो आप बाजरा बो दिया, आज बाजरा बोया 15 दिन तक फिर कोई बरसात नहीं आई,
बाजरा है हमारा सूख गया, खत्म हो गया, 20 दिन बाद फिर बरसात आ गई, अब बाजरा तो खत्म हो गया, अब हमारे पास खरीफ का समय कम बचा है, अब क्या करें? तो ऐसे जब समय कम बचा है, महीना भर तो वैसे निकल गया बुआई में, उगाई में, फसल में, और अब बोएंगे तो 2-4 दिन अभी लग जाएंगे बुआई में, ऐसे करते करते महीना भर निकल गया। अब आपका 2-2.5 महीने बचे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? छोटी अवधि की फसल उगानी पड़ेगी। छोटी अवधि की फसल में मूंग सबसे बढ़िया फिट बैठती है, मूंग छोटी अवधि की, और उसकी भी वेराइटियां ले लो, अगर पूसा बैसाखी है कैच क्रॉप के रूप में, उसको उगा लो, उगा के फसल ले लेंगे, इसको कहेंगे कैच क्रॉप। हमने भागते समय को कैच कर लिया, कैच क्रॉप हो गई। छोटी अवधि की फसल को उगाकर हमने इनकम बढ़ा ली और कैच क्रॉप उगा ली। इस प्रकार से समय की अवधि कम को देखते हुए समय को पकड़ लेना, समय को उपयोग कर लेना कैच क्रॉप कहलाता है, और मूंग उसके लिए बेटर है। अन्य किस्में हैं भैया, गंगा 1, गंगा 8 सिंचित और असिंचित के लिए उपयुक्त है। एक पूसा बैसाखी और टाइप चंबाड़ी जो किस्म 2 है, ये अंतराशिष्य के लिए गन्ने के बीच में इंटरक्रॉपिंग की जाती है, मूंग उगाया जाता है, उसके लिए प्रमुख किस्म है क्या क्या? टाइप चंबाड़ी और पूसा बैसाखी। इससे गन्ने को फायदा है, नाइट्रोजन मिल जाएगी जड़ों से और जगह का फायदा हो जाएगा। गन्ना जब उगता है तो पूरे साल के लिए खड़ा रहता है, तो इसलिए दोनों काम हो जाते हैं इसमें भैया। इंटरक्रॉपिंग में बढ़िया वेराइटी है पूसा बैसाखी और टाइप चंबाड़ी। SML 668 लुधियाना से विकसित की गई शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। SML 668 ये PS16 जायद और खरीफ में उगाई जाने वाली 60 से 65 दिन में तैयार होने वाली किस्में भैया, PS16। अब हम बात करेंगे मूंग में लगने वाले कीड़े बीमारियों की बात करेंगे। तो पहले रोगों की बात करते हैं। मूंग में, उड़द में, और हालांकि इसके रोग कीड़े अपन पढ़ लेंगे ना तो एक तरह से सारी दालों के हो जाएंगे, कुछ अलग से पढ़ लेंगे, बाकी तो इंपॉर्टेंट तो यहीं पे है और कवर हो जाएंगे अपने। तो सबसे पहला जो रोग होता है दलहनी, खरीफ की दलहनी फसलों में, वो होता है शुष्क विगलन रोग, ड्राई रूट रोट, जड़ें रोटिंग हो जाती है। रोट का मतलब होता है गलना, सड़ना, विगलन, सड़ जाना है, वो भी ड्राई अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ड्राई, सूखी होकर जड़ें गड़ जाती है, सड़ जाती है, और ये होता है फंगस के कारण। और ये फंगस रोग फैलाती है, मिट्टी में रहती है वो। मैक्रोफोमिना और राइजोक्टोनिया फेमस ना, एक मैक्रोफोमिना, नाम याद कर लें। दोनों फंगस मृदा जनित फंगस है, मिट्टी में ही रहती है, और ये जो ही मूंग की जड़ें पनपने लगती है और मूंग की जड़ों में जाकर उसके संपर्क में आ जाती है और उस जड़ों को गड़ा देती है अंदर के अंदर ही। तो जड़ से होने वाली सोइल बोर्न डिजीज है ये। कौन सी डिजीज हो गई ये? मृदा जनित रोग हो गया भैया। कौन सा रोग है ये? मृदा जनित, सोइल बोर्न हो गया भैया। और ये तो अब ये इसके नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें? इसके नियंत्रण के लिए क्या उपाय करेंगे भैया? सबसे पहले तो ये बता दूं, जिस खेत में इस प्रकार का रूट रोट आ गया है वहां तो फसल चक्र अपनाना सबसे बढ़िया है। जितने भी जड़ मृदा से होने वाले रोग है ना, उकटा रोग, आपने विल्ट रोग, उकटा रोग, मलानी जिसको कहते हैं, उकटा जिसको कहते हैं, विल्ट कह दो, एक ही बात है, मृदा जनित है, फ्यूजेरियम से फैलता है। ऐसे ही ये जड़ सड़न रोग हो गया, राइजोक्टोनिया से फैलता है, जड़ से हो रहा है। इन रोगों के लिए सबसे बढ़िया है भैया फसल चक्र अपनाओ, क्रॉप रोटेशन अपनाओ। क्या होता है क्रॉप रोटेशन का मतलब? इस मूंग की फसल को उस खेत में, जिस खेत में रोग आता है उसमें 1-2 साल मत लो, दूसरी फसल बाजरा, ज्वार, मक्का उगा लो। इस फसल को नहीं लेने से क्या होता है, ये जीवाणु, ये फंगस फिर मर जाएगी, अगली बार ये इसकी संख्या कम हो जाएगी, फिर ये रोग नहीं आएगा। लगातार अगर एक फसल मूंग उगाते रहोगे तो फसल हर साल ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है मृदा से होने वाले, जड़ से होने वाले रोगों का एक तरीका बहुत बढ़िया और है भैया, वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है, मित्र फफूंद है। ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करके फसलों को बोना चाहिए। ये ट्राइकोडर्मा क्या करती है, देखो इसको बताता हूं आपको मैं।
जड़ों में समझाता हूं। ये ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद है ना, जैसे इनकी जो नीचे जड़ें हैं उन जड़ों पे तो राइजोक्टोनिया और बीमारी लग गई, इसलिए काली काली पड़ गई। तो अपन क्या करते, अगर ट्राइकोडर्मा से पहले बीजों को उपचार कर दिया होता तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है, जड़ों के चारों तरफ अपनी वृद्धि कर लेता है और किसी भी फंगस को जड़ों के पास आने नहीं देता है। पॉलीफेगस फंगस है ट्राइकोडर्मा, जो जड़ों को रक्षा करती है। ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करके बोने से जड़ों की रक्षा हो जाती है। मित्र फफूंद है भैया ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, क्रॉप रोटेशन अपनाना एक तरीका है, बीजोपचार करके बोना एक तरीका है। इसी प्रकार से बचा जा सकता है इस फफूंद से, राइजोक्टोनिया और मैक्रोफोमिना से। तो एक तो ये हो गया। दूसरा रोग आ गया भैया छाछा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। छाछा, ये छाछा बना छाछ से, कहाँ से बना है, छाछ से बना है। छाछा, छाछ सफेद रंग की होती है ना। छाछ को कोई पक्का फर्श हो आपके, पक्का छत पे धूप में, छत पे धूप में पक्का फर्श हो, वहां पर एक गिलास छाछ का लेकर छत पे फेंक दो आप, उसको सूख जाएगी। थोड़े दिन बाद देखोगे आप छत पर चक्कते से सफेद से बन गए, वो छाछ से मर जाती है। कोई जगह चक्कते बन जाते हैं, इस प्रकार के चक्कते पौधों पर बन जाते हैं, फंगस के कारण बनते हैं। यहाँ तो फंगस के कारण बनते हैं, इसलिए इसको नाम क्या रख दिया, छाछिया। हिंदी में तो छाछिया कह दिया, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडर जैसा, पत्तियों की सतह पर पाउडर का जैसा, हाथ फिराओगे ना आप तो पाउडर सा नजर आएगा। ये देखो सफेद सफेद होगी ना, पाउडरी मिल्ड्यू। ये पत्तियों के लक्षण देखो आप, ये हाथ फिराओगे तो पाउडर लगेगा, पाउडरी मिल्ड्यू हो जाता है। इस प्रकार से पौधा कमजोर हो जाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करेगा तो पौधा कमजोर हो गया होगा, जब सफेद हो गई पत्तियां सारी फफूंद के कारण। और फफूंद कौन सी है, यह है एरिसाइफी पोलीगोनी। क्या नाम है फफूंद का, एरिसाइफी पोलीगोनी नामक फफूंद ने यह हाल किया है मूंग का। सफेद सफेद पत्तियां हो गई, पूरी पाउडरी मिल्ड्यू हो गई, छाछा हो गया, एरिसाइफी पोलीगोनी के कारण। अब इसी अवस्था में क्या करेंगे भैया, पहली बात तो ये जहां बीमारी आती है वहां पे आपको सल्फर डस्ट का स्प्रे करना पड़ेगा, गंधक के चूर्ण का, गंधक के चूर्ण का, या कैलिक्सिन नाम की दवा आती है जो गंधक की दवा होती है, इनका स्प्रे करो। या गंधक 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का डस्टिंग करेंगे, तब जाके इससे फायदा मिलेगा। पाउडरी मिल्ड्यू हो गया भैया। अगली बीमारी पड़ेंगे मूंग की, वायरस के रोग आ गया। अब वो तो फफूंद की बीमारियां दोनों थी हैं, अब आएगा वायरस की बीमारी आ गई भैया। वायरस में देखो, वैसे तो वायरस कौन सी फसल हो, दो तरह के लक्षण आते हैं इसमें, एक तो मोजेक और एक पर्णकुंचन। पर्णकुंचन देखो, दोनों बहुत बड़े तरीके बता देता हूं आपको मैं आपको। मोजेक चकत्ते पीली पीली हरी पीली पत्तियां नजर आ रही है क्या, ये पत्ती पर देख, हरी पीली, ये मोजेक है, वायरस के कारण हुआ है। और यही वायरस तो वही है। और लक्षण देखो, इसी के लक्षण एक और लक्षण है, पत्तियां कुंचन, पर्ण कुंचन, लीफ कर्ल हो गई, लीफ कैसी हो गई, कर्ल हो गई, पर्ण कुंचन हो गई, कुंचित हो गई, कुंची ऐसे देखो, अकड़ गई सारी पत्तियां, अकड़ कर ऐसे हो गई, देखो अजीब हालत हो गई। ये वायरस के कारण हुई है। ये दोनों लक्षण हैं, ये वायरस से हुए हैं, मूंग में हुए हैं। वायरस विषाणु हिंदी में कहते हैं, वायरस अंग्रेजी में कहते हैं। विषाणु से रोग फैलता है। दो लक्षण है, येलो मोजेक कह दो, चाहे लीफ कर्ल कह दो, मोजेक कह दो, पर्णकुंचन कह दो। अब ये रोग होता तो वायरस से है, परंतु इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर कीड़े फैलाते हैं, रस चूसने वाला कीड़ा। तो उसका वो कौन सा है, सफेद मक्खी है वो, व्हाइट फ्लाई है वो, और उसका साइंटिफिक नेम है बेमेसिया टेबेसाई। क्या नाम है, बेमेसिया टेबेसाई नाम की मक्खी पूरे खेत में फैला देगी। इसीलिए वायरस से होने वाले रोगों में जैसे ही अपन को खेत में पता पड़े ना कि एक दो पौधे में मोजेक आ गया या पर्णकुंचन आ गया, तो तुरंत उन पौधों को उखाड़ कर मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं होता है। वायरस से तो बचा जाता है, वायरस को तो मार नहीं सकते आप। वायरस तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। वायरस सजीव नहीं होता है, कोशिकाएं नहीं होती वायरस में, सजीव कहां से होगा। वायरस तो इस प्रकार का होता है, आपने पहले भी कहीं देखा होगा, वायरस में देखो एक प्रोटीन का खोल होता है वायरस के चारों तरफ ये से, और एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, या तो आरएनए
या डीएनए, एक होगा न्यूक्लिक अम्ल, या तो आरएनए या डीएनए, और ये कैप्सिड है, ये बाहर का कैप्सिड है, प्रोटीन का खोल है, प्रोटीन का बना हुआ, बाहर का कवर है, चारों तरफ प्रोटीन का बना हुआ है, और एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, बस ये वायरस है। अब इसको सजीव कैसे कहोगे? न कोशिका, न केंद्रक, न जीव द्रव्य, न कुछ। जीव सजीव कहां से हुआ है ये तो, परंतु ये सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो अपनी वृद्धि करने लग जाता है, बीमार कर देगा। कोरोना है, कोरोना ने हाल बेहाल कर रखा, पूरे देश पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कोरोना वायरस है, तो वायरस का कोई इलाज होता ही नहीं है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। सजीव के संपर्क में आता है तो सजीवों की तरह रहने लगता है, और जब निर्जीव हो जाएगा उसका पोषक, तो ये निर्जीव पड़ा रहेगा, क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहता है, क्रिस्टल चीनी के दानों के रूप में बोरी में भर के रख दो, इसको पड़ा रहेगा। पर जो इस होस्ट इसका आया, जिसके होस्ट आया वो फिर सजीव हो जाता है। इसलिए भैया वायरस की बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बचना पड़ेगा। जो ही खेत में एक आध पौधे दिखे उनको उखाड़कर मिट्टी में दबा दो, और उसके बाद भी अगर आता है तो उसके लिए क्या करोगे? ऐसे कीटनाशी का स्प्रे करेंगे जो इन कीड़ों को मारे जो इस बीमारी को फैलाते हैं। व्हाइट फ्लाई को मारेंगे, बीमेशिया टेबेसाई को मारेंगे, कीटनाशी का स्प्रे करेंगे। और ये कीट कौन सा है? रस चूसने वाला कीड़ा है। इसलिए रस चूसक कीड़ों को मारने की दैहिक कीटनाशी, सिस्टेमिक कीटनाशी डाइमेथोएट या मेथोइल डेमेटोन नाम की दवा का स्प्रे करेंगे और बचाएंगे भैया फसल को, ठीक है, ताकि और पौधों में नहीं फैले। ये कीड़ा मर जाएगा तो दूसरा ज्यादा फसल खेत में नहीं फैल पाएगा। तो ये है भैया मूंग का, उड़द में भी लगते हैं, मोट में भी लगेगा, ये लोग तो कईयों में लगेगा। फिलहाल बेसिक अपन ने यहां पढ़ लिया है। अब करेंगे अपन कीड़ों की बात। कातरा, कटिंग मशीन है कातरा, पढ़ा अपन ने इंसेक्ट की क्लास में, अलग से पढ़ाया मैंने, कातरे को पूरी डिटेल में पढ़ाया, देख लेना, एक वीडियो पढ़ा है इंसेक्ट के नाम से, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट के नाम से, रेड हेरी कैटरपिलर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। कातरा, कातरा काटने वाला, रेड हेरी कैटरपिलर। इसका नाम पता कि रेड हेरी कैटरपिलर क्यों? देखो इसकी लटन ये है, रेड हेरी, हेयर है ना इसके ऊपर, लाल रंग की है, और कैटरपिलर लट इसलिए कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर है भैया ये है। तो रेड हेरी कैटरपिलर का नाम तो है एमसेक्टा मुराई, इसकी जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का ही, और एमसेक्टा मुराई इसका नाम है। पूरे नॉर्थ इंडिया में नुकसान करता है, खरीफ की दलहनी फसलों को तो बहुत नुकसान करता है, झुंड में रहता है, पौधों को झुंड के झुंड में प्रारंभिक अवस्था पर ही खत्म कर देता है, फिर झुंड का झुंड अगले खेत में जाता है, खत्म करने के बाद, पूरी खेत को खाली करने के बाद है। सबसे अधिक नॉर्थ इंडिया में होता है। इसका एडल्ट जो है सफेद पंख युक्त होता है। इसकी लार्वा जो होती है 40-50 mm लंबी होती है, और इसका नुकसान जो पहुंचाने अवस्था, ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता? लार्वा, लट नुकसान पहुंचाती है। हालांकि नुकसान तो एडल्ट भी करता है। जब इसका एडल्ट निकलता है, सबसे पहले बरसात आती जब, उस समय फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर लार्वा इसका हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कोमल भागों पर समूह में रहकर ये गिडार क्या करती है? लट पौधों के कोमल भागों में, मूंग के कोमल छोटे छोटे पौधों पर एक साथ लिपट जाएगी बहुत सारी, और समूह लगकर नुकसान पहुंचाते हैं। फसल को 100% तक नुकसान कर देते हैं, पूरा खेत खाली, खत्म, खेत में कुछ नहीं था, ऐसा कटिंग कर देता है ये कीड़ा इकट्ठा रहकर है। और एक खेत की फसल को पूरी समाप्त करने के बाद फिर दूसरे खेत में जाता है। इसलिए इसके बचाव के लिए क्या करेंगे? खेत के चारों तरफ थोड़ी सी नाली खोद देंगे 1 फीट की, और उसमें दवा बुरक देंगे। दवा बुरक देंगे तो क्या होगा? वो लट उसमें गिरेगी ना, तो फिर वो दवा मिलेगी, वो चढ़ नहीं पाएगी, मर जाएगी वहीं पर। ये तरीका है इसका, क्योंकि झुंड का झुंड चलेगा इसका वरना। तो ये इसको एडल्ट है, ये तितली निकलती है, और ये इसका ये जो है लार्वा नुकसान करने वाली अवस्था है, रेड हेरी कैटरपिलर। तो इसके लिए इलाज क्या करोगे? इलाज तो क्या है, एक मेन तो क्या करना है इसमें, जब पहली बरसात आती है उस टाइम इन कीड़ों को, इनके एडल्ट निकलते हैं, पहली बरसात में बाहर निकलते हैं। बाकी तो ये लटे नुकसान करी तो उस टाइम स्प्रे कर सकते हो आप, मेलाथियान वगैरह का नुकसान कर स्प्रे करेंगे। और जब बरसात के समय ये बाहर निकलती है उस टाइम लाइट ट्रैप जलाएंगे, और फल वृक्षों पर कीटनाशकों का छिड़काव करके इनका नियंत्रण करेंगे। ये था रेड हेरी कैटरपिलर दालों में। इसके बाद सफेद लट, सफेद लट भी यही है, दोनों ही है ऐसी, जब पूरी खरीफ में पहुंचाती है। सफेद लट तो खरीफ में भी करेगी और रबी तक भी करती है। सफेद लट पूरी, सबसे ज्यादा तो मूंगफली का तो दुश्मन है ही,
मूंगफली तो बहुत पसंद है इसको, है। सफेद लट सारी खरीफ की ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, सारी मूंग, उड़द, सबको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये जो है जड़ में पड़ी रहती है, मिट्टी में पड़ी रहती है। लट इतनी मोटी हो जाती है, खा खा के देखो आप, ये खा खा कर इतनी मोटी हो जाती है, इतनी बड़ी लट होती है। सी आकार की बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सी आकार की लट बोलते हैं भैया। और ये अंडा है, ये इसकी छोटा छोटा लार्वा, फिर बड़ा लार्वा, ग्रब बोलते हैं इसको, ग्रब। इसके लट को क्या बोलते हैं? ग्रब। बड़ा हुआ है ग्रब, ये बड़ा हो गई, इसका एक प्यूपा बन गया और फिर एडल्ट निकला। ये पहली बरसात होती है, दूसरी बरसात होती है जब बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर इस एडल्ट को बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटल कहते हैं। और बाहर निकलकर जो फल, ये जो हमारे सहतूत है, नीम है, खेजड़ी है, जितने भी वृक्ष होते हैं, इनके ऊपर बहुत नुकसान करते हैं। ये झुंड में निकलते हैं, हजारों लाखों की संख्या में निकलते हैं, और जहां भी बैठते हैं वहां हरियाली खत्म कर देते हैं ये बीटल। इस प्रकार से ये नुकसान कर लिया, फिर 2 दिन बाद ये अंडे दे देगा भूमि में, और मिट्टी में अंडे देने के बाद फिर पूरे साल ये लट भूमि के अंदर फसलों को नुकसान करती रहती है, जड़ों को काटती रहती है, और ये सफेद लट नुकसान पहुंचाती है भूमि में रहकर। और इसको नियंत्रण का वो ये पहली दूसरी बरसात आती है, उस समय इसको नियंत्रण करना आसान है, बाद में मुश्किल है। इसको मई जून का भ्रंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भ्रंग जो इसका मई जून में तो निकलेगा, ये बरसात आएगी जब, इसलिए मई जून का भ्रंग बरसात आने पर निकलता है। इसकी लट कैसी है? सी आकार की है, इसको ग्रब कहते हैं, इसकी लट को ग्रब कहते हैं, सी आकार की होती है, हैं? भूमि में रहकर जड़ों को काटती है, खरीफ की फसलों में मूंगफली, बाजरा, ज्वार, मांग नष्ट करती है। इस लट के प्रकोप से 20 से 100% तक नुकसान हो सकता है। अगर हमने लापरवाही बरती तो 100% तक खेत को खाली कर देती है सफेद लट। इस प्रकार से ये कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, काय को? मूंग को। और ये हमने आज की चर्चा मूंग की फसल की रही, और अब अगली फसल कर लेंगे।